तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का आज सही मायने में हम डाल रहे हैं बीज। केमिस्ट्री जो एक वटवृक्ष है, न जाने कितने ब्रांचेस का। हम अगर दैनिक जीवन में बात करते हैं तो केमिस्ट्री के बिना, रसायन शास्त्र के बिना हमारा दैनिक जीवन कभी चल ही नहीं सकता। और रसायन शास्त्र को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे माइंड में यह सेटअप होना चाहिए कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत आखिरकार हम करते क्या हैं। पहले तो यह क्लियर हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन यदि हमें देखना है तो इसके लिए एक अलग वीडियो है जो एजुकेशनल वीडियो नहीं है लेकिन एक नॉलेजेबल वीडियो है जो आप अलग से देख सकते हैं। मैं उसके आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अभी हम चल रहे हैं सीधे केमिस्ट्री के उस टॉपिक पे जिसको मैं मानता हूं कि केमिस्ट्री के लिए, वटवृक्ष के लिए एक वो बीज है, और वो बीज है परमाणु, एटम। और वो बीज जो है जिसे हम कहेंगे एटम यानी परमाणु। केमिस्ट्री की जड़ यहां से स्टार्ट होती है। और ये बात हम जानते हैं कि साइंस के किसी भी विषय की यदि हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है उसके इतिहास पे। हर किसी का अपना एक इतिहास हुआ होगा। और साइंस में कोई भी सिद्धांत कैसे बनता है, कोई भी सिद्धांत कैसे बनता है, तो उसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहली बात तो कुछ घटना हुई होगी। कोई ना कोई घटना हुई होगी, प्रत्यक्ष रूप से हुई होगी या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हुई होगी। जैसे कि जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बना, तो उस समय क्या हुआ? न्यूटन क्या कर रहे थे? वो तो खेल रहे थे, वो तो फुटबॉल खेल रहे थे, और खेलते खेलते किसी पेड़ के नीचे वो थक गए तो वो बैठ गए। अचानक से फल नीचे गिरा, घटना हो गई, नरे दिखा भी नीचे गिर गया। उस एक घटना ने क्या किया? उनके दिमाग में सवाल पैदा कर दिए, आखिर ऐसा क्यों? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे स्टडी हो रही है अपनी, अचानक से एक रॉकेट के समान तेज आवाज आए, एकदम सन से ऐसा चला जाए हमारी बिल्डिंग के ऊपर से, तो दिमाग अरे यार क्या गया, आएगा ना। अब हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे ही साइंस में जब कोई घटना प्रत्यक्ष रूप से होती है जिसको हम देख सकते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से हमने नहीं देखा पर हमने सुना या जो भी हुआ, तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों? ठीक। तो जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं उन प्रश्न को हम कहते हैं परिकल्पना। क्या कहते हैं? परिकल्पना। ठीक, थॉट्स होते हैं, विचार आ गए हमारे मन में, बहुत सारे आ गए, लेकिन एक ही विचार नहीं आया, उसके पीछे कई विचार आ गए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही एक इस पेड़ के नीचे बैठ करके जब यहां न्यूटन महाराज जब देखा कि यहां एक फल नीचे गिरा, तो उनके दिमाग में कई क्वेश्चन आए होंगे। उन क्वेश्चनों को अलग अलग बहुत सारा भाग बना दिया, वो कहलाई परिकल्पना। अब उनने सोचा होगा ऊपर कोई बैठा है क्या, ऐसा फेंका क्या नीचे? तो बोले वो जहां से फल लटका था वो भाग कमजोर हो गया, या नीचे किसी ने खींचा क्या, या ऐसा क्या हुआ मैं आके बैठा तभी गिरा, यानी क्या फल को मेरे से प्यार हो गया, मैं आया तो गिर रहा हूं, ले मेरे को खा, ऐसा कुछ हुआ। कई बातें हो सकती। अब इस पे प्रयोग होते हैं भाई। जो परिकल्पना होती है वो एक से ज्यादा हो गई, परिकल्पना एक से अधिक हो गई। अब क्या होते हैं, उसको प्रयोग किया जाए, और इन प्रयोग बार बार प्रयोग करने पर जब हमें एक ही जैसा परिणाम प्राप्त होने लगे और वो परिणाम हमारे किसी एक परिकल्पना में शामिल हो, तो वो परिकल्पना आगे चल के सिद्धांत बन जाती है, वो बन जाते हैं नियम। तो हम आज केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका बीज, परमाणु के बारे में। और हम ये देखेंगे कि परमाणु का भी तो कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। आज आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो, आज से बैक जाओ 6-7 साल पहले, तो ये कहां एंड्रॉयड थे? आपको कॉलिंग वाला मोबाइल था। उससे और पहले चल जाओ तो वो मोबाइल भी नहीं थे,
फिर वो मोबाइल थे जो घरों में होते थे, आप घुमा के लगाते थे। धीरे धीरे डेवलप हुआ ना। तो हम भी आज देखेंगे कि केमिस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ी थी, और उसका पहला बीज जो सही माना जाना चाहिए वो है परमाणु। और अब मैं लेकर चलता हूं उसे परमाणु का पहला सिद्धांत जिसने उसे दिया। लेकिन एक बहुत ही अलग बात बताने जा रहा हूं जिसे मैं डाल्टन परमाणुवाद के नाम से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि डाल्टन परमाणुवाद के पहले भी एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो किसने बताया था, यह क्वेश्चन है आपके लिए। आप पता करेंगे कि डाल्टन के पहले भी किसी ने परमाणु के बारे में बताया था, और वो ऋषि कौन है। लेकिन यह और बात है कि जब हम आज की डेट में किसी को कहते हैं कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो हमारे जबान पे नाम आता है डाल्टन का। लेकिन डाल्टन से पहले भी किसी और ने बताया, तो उसका नाम आखिरकार क्यों नहीं आया, यह क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन ने क्या कहा था। आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टोरी की तरह देखना। डाल्टन परमाणुवाद चलेगा और कुछ देर बाद आप मुंह जबानी आप बताएंगे कि डाल्टनवाद इतनी सिंपल सी चीज है। तो क्या कहा था डाल्टन ने, इस कंसेप्ट पे हम चलते हैं। डाल्टन सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा, टू द पॉइंट चलते हैं। तो सबसे पहले उसने यह कहा था, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहा था कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। परमाणु आप ना बना पाएंगे और ना ही नष्ट कर। इसीलिए इस आधार पे उन्होंने जो मुख्य बिंदु तैयार किया, वो बिंदु क्या था। पहला पॉइंट, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता। सबसे फर्स्ट पॉइंट, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। और भी तथ्यात्मक जबरदस्त परिभाषा देना है तो आप पदार्थ की जगह आप यूज कर ले क्या, तत्व। तो यह बात हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग। एक किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। मतलब एक तत्व है, उसको दो टुकड़े करो, दो टुकड़े के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128 करते जाओ, और इतना छोटा टुकड़ा ला लो कि अब उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो वो छोटे से छोटा भाग क्या है, वो परमाणु। किसके आधार पे भाई, डाल्टन। ये पॉइंट गलत है अभी की कंडीशन में, लेकिन मैं चूंकि डाल्टन पढ़ा रहा हूं आपको, तो डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था, तब तक दूसरे वैज्ञानिकों ने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए हम अभी डाल्टन पढ़ रहे हैं, ये मान के कि डाल्टन वर्तमान में है और उसने जो बातें बताई वो सत्य है। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। स्टोरी बोल, तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या है, परमाणु। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अगर देखा जाए तो पहली पॉइंट को तो मैंने तोड़ मड़ो के लिख दिया ना। यहां क्या कहा हूं, नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं कर सकते, मतलब
विभाज्य, विभाजित नहीं कर सकते हैं आप। तो बात तो वही लिखे हो आपने, पर फिर भी पॉइंट दिए रहते राइटर्स में, तो मालूम हो आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु को रासायनिक क्रियाएं द्वारा, परमाणु को रासायनिक क्रियाओं द्वारा ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। छात्राएं धोखा कहां खाते हैं मैं आपको बताऊं शब्दों में। मैंने पहले कहा था लास्ट लेक्चर में, केमिस्ट्री में शब्दावली कठिन हो जाती है, तो शब्दों को समझना है। यहां परमाणु को किसके द्वारा, ये लाइन नहीं लिखते हैं, वो बस लिखते हैं कि परमाणु को ना तो बना सकते हैं, ना तो किसके द्वारा। भाई कुछ तो करते होगे मिला जुला के, तो आपको बताना पड़ेगा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक। और कोई इस शब्द को समझना चाहे कि सर रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है, क्या दो चीजों को हमने मिला दिया और क्रिया हो गई क्या? नहीं, दो चीजों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनना चाहिए, नया गुण वाला। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, खाने लायक नहीं है, ये कटीली गैस है, नॉक्टाइल गैस भी कहते हैं उसको, खतरनाक है हमारे लिए दोनों। लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तब बनाते हैं नमक, जो हमारे लिए अनिवार्य पदार्थ है। तो हर एक शब्द आपको क्लियर हो। जब मैंने यहां लिखा है कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा, तो रासायनिक क्रिया कहते किसको है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो पहले वाले पदार्थ हैं जो उस क्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसको हम क्रिया कारक कहते हैं, उनके गुण समाप्त हो जाना चाहिए और उसके बदले में एक नया पदार्थ बनना चाहिए और नए गुण के साथ बनना चाहिए। तब हम कहते हैं कि उनके बीच में क्या हुई है? रासायनिक क्रिया। बात क्लियर है? देखिए, इसलिए समझना कि केमिस्ट्री को सरल बनाना है तो शब्दों को छोड़ना नहीं है। परमाणु को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु। अब इसका क्या मतलब समझना। मान लो मैंने एक कोई तत्व ले लिया, यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, मैग्नीशियम। क्या ले लिया? एक तत्व है, ये एलिमेंट, इसमें ढेर सारे परमाणु हैं, ठीक है। तो इसका हर एक परमाणु, ये परमाणु इसको मैं यहां ला दूं, इसको मैं यहां ला लूं, इसको मैं यहां ला लूं, ठीक है। ये अलग अलग एक तत्व के जितने परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं का भार समान होता है। गुण आपस में क्या होते हैं? समान। यानी एक तत्व के जितने परमाणु होंगे उस सारे परमाणु किस किस में? गुण में और भार में। गुण की दृष्टि से और भार की दृष्टि से समान होते हैं। कहने का यह मतलब हुआ कि इसका एक कण में अगर धातु होने का गुण है तो सभी में धातु होने का गुण। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तत्व के ये हजारों परमाणु में से एक में धातु का गुण है, एक में अधातु का गुण है, किसी में कुछ है, ऐसा नहीं हो सकता। गुण, प्रॉपर्टी उसकी एक जैसी होगी। भार का मतलब है एक का भार अगर 24 ग्राम है तो हर किसी का भार कितना होगा? 24। ऐसा नहीं किसी का 24 तो किसी का 23 तो किसी का 22, ऐसा नहीं होगा। अब पॉइंट समझें, एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार की दृष्टि से, गुण और भार की दृष्टि से क्या होंगे? समान होते हैं, किंतु उसकी तुलना किसी दूसरे तत्व से की जाए। अब मैग्नीशियम की तुलना अगर आप एल्यूमिनियम से कर लो तो फिर तो डिफरेंस आएगा,
उसका भार अलग होगा, उसका भार अलग होगा, उसका गुण अलग होगा, उसका गुण। किंतु दूसरे तत्व से क्या होंगे भाई? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार में आपस में क्या होंगे? समान। लेकिन उनकी तुलना किसी दूसरे तत्व के साथ की जाए तो फिर क्या होंगे? भिन्न होंगे। पांचवी बात, परमाणु को माना इसने उदासीन होता है। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। यह बात पूरी कही गई है किसमें? डाल्टन के परमाणुवाद में। और एक बात और कही गई है कि जब एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस नए पदार्थ का नाम होगा यौगिक परमाणु। जो आगे चल के ये बात गलत साबित हुई थी और ये डाल्टन का दोष था आगे चल के, लेकिन अभी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दूं, 6 पॉइंट क्या? परमाणु से क्रिया करके परमाणु से क्रिया करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, यह है डाल्टन का परमाणुवाद। ये इसके बोर्ड नोट्स हैं, इसके आपको प्रिंट नोट्स एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। यही नोट्स जो है तो नहीं भी लिख रहे हैं उनको भी ये नोट्स उनके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अब ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को जब हम एक 10 से 20 मिनट एक्सप्लेन कर देते हैं तो एक तरीका होना चाहिए कि इतनी देर समझी हुई चीज को हम 1 मिनट में कैसे फॉलो अप करें। ठीक है, आपसे कुछ देर पहले आपके लिए नया टॉपिक था, पुराना हो गया। बहुत सामान्य सी बात है कि किसी को समझाना हो आप भी समझा सकते हैं, बहुत सिंपल। बोले एक तत्व के किसी तत्व का वह छोटे से छोटा रूप जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वह छोटा छोटा भाग जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु है। परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, परमाणु उदासीन होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार में समान होते हैं। कई स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो हड़बड़ी के चक्कर में कुंजी गाइडों का उपयोग करते हुए वो क्या पढ़ते हैं? एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ऐसा मत बोलो। आप गुण और भार को क्यों खा रहे हो भाई? साफ लफ्जों में कहो ना, एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक, किंतु दूसरे तत्व से तुलना किया जाए तो ये भिन्न होते हैं। ठीक, और परमाणु क्रिया करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। क्लियर है? और ये इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, क्लोज नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो डाल्टन का परमाणुवाद था, क्या उसमें कोई कमियां थी? और अगर कमियां थी तो उन कमियों को दूर किसने किया और क्या बताया? साइंस में आज परमाणु को जिस रूप में जाना जाता है उस हिसाब से यदि हम देखें तो वास्तव में डाल्टन को सैल्यूट तो है कि उसने इस खोज को किया, लेकिन कुछ कमियां रहीं और वो कमी मुख्य रूप से उसकी 2 कमियां थी। सबसे जो पहली कमी थी, उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। ये उनकी कमी थी, क्योंकि आज की वर्तमान डेट में परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु क्या है? भाज्य है। परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बारे में किसने बताया? कोई ना कोई तो वैज्ञानिक होगा, क्योंकि तुमको पता है कि वैज्ञानिक सब जो एक ही फील्ड पे काम करते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। 36 का आंकड़ा, क्योंकि एक ने खोज किया तो दूसरा बोलता है तेरा ही नाम थोड़ी होगा, तेरे ही सिद्धांत में कुछ कमी निकालूंगा मैं।
और कम ही निकाल के मैं अपना कुछ कंसेप्ट दूंगा ताकि मेरा भी मार्केट में नाम हो। तो ऐसा करने के लिए पहुंच गए मिस्टर रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। इन्होंने कहा कि डाल्टन ने जो बात कही थी कि परमाणु अविभाज्य है वो गलत है। सबको अचंबा लगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात पहुंचने लगी, यार डाल्टन को चैलेंज करने वाला कोई आ गया। बोले रदरफोर्ड। तो बोले कैसे? अब इतना बड़ा चैलेंज, मतलब कुछ तो किया। तो उसने लिया सोने की पतली परत। कौन से धातु का यूज किया उसने? सोना। कितनी मोटाई की पतली परत यूज किया? 0.01 मीटर, माइक्रोमीटर की। अब फील किया उसने कि इस प्रकार से ध्यान रखना है, और इसमें सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। परमाणु को क्या माना है? सूक्ष्म और गोलाकार कण माना है डाल्टन ने। अब बात को समझें। उसने क्या किया? अल्फा कण लिया। क्या लिया? अल्फा कण, जो कि धनावेशित कण होते हैं, 2 धन होता है इससे। ये हीलियम के नाभिक होते हैं। हम आगे बताएंगे कि कैसे हीलियम के नाभिक होंगे। अल्फा कण को अभी आप पता रखें कि क्या है अल्फा कण। धनावेशित कण है। इसकी बौछार किया। इसकी क्या किया? बौछार। बहुत सारे अल्फा कणों को इस तक पहुंचाया इसने। अल्फा कण, जब अल्फा कणों को पहुंचाया, उसने देखा कि आखिरकार क्या हुआ। तो उनके सामने 3 बातें सामने आई। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सेंटर में जाते थे जरूर, लेकिन वो अंदर नहीं एंट्री करते थे, वो वापस लौट जाने लगे। ये वापस लौटने लगे। तो क्या किया इसने? सोने की अत्यंत पतली प्लेट पर अल्फा कणों की बौछार किया। अल्फा कणों की बौछार की। जब अल्फा कणों की बौछार किया तो कुछ तो हुआ होगा। बौछार किया तो अब जब हुआ क्या, इसका कुछ अवलोकन क्या किया इन्होंने। अवलोकन क्या क्या किया वो देखते हैं अपन। अवलोकन के 3 पॉइंट बना दिए जाते हैं भाई। क्योंकि कोई कण अगर कहीं से गुजर रहा है तो 3 चीजें हो सकती हैं। या तो सीधा गुजर जाएगा, या तो जा तो रहा है लेकिन वापस हो गया वहीं से, या तो पास में तो जा रहा है उधर कहीं तिरछा भाग गया। यही तो हो सकता है। अगर आपको मैं किसी जगह दौड़ने बोलूं, एक टारगेट है कहीं पे, तो या तो आप दौड़ के सीधे निकलोगे, या तो पास में गए, देखिए यार भयंकर आग लग रही है यहां, तो वापस लौट गए। या अभी दौड़ रहा है, उधर गुपचुप का ठेला दिख गया, आपने टर्न मार लिया। 3 ही चीज हो सकती है ना। तो बिल्कुल वैसे ये जब अल्फा कण गए तो कुछ अल्फा कण गए, उनको लगा कि यार ये अंगार बहुत है, या यहां पे तालाब है, डूब जाएंगे, वापस हो, चलो ये वापस। तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए? अल्फा कण यानी क्या हुए? वापस हुए, मतलब उसको क्या बोलोगे अच्छी भाषा में? परावर्तित हो गए। हाँ, ठीक, वापस हुए। कुछ अल्फा कण यूं जाते थे और गुपचुप के ठेले की तरह, यहां लड़कियों को बहुत पसंद है, ये पहुंचे। अब ये पहुंचे यानी क्या हुआ? कुछ अल्फा कण क्या हुए? किनारे की ओर मुड़े। किनारे की ओर मुड़ गए। मोस्टली अल्फा कण आर पार निकल गए। अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश क्या हो गए? सीधे निकल गए। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली प्लेट 0.01 पे की, इतने एमएम पे, 0.01 एमएम इतनी पतली परत पे की, तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण 3 तरीके से गति करने लगे। कुछ अल्फा कण केंद्र से वापस हुए, कुछ किनारे की ओर खिंच गए, आकर्षित हो गए, और कुछ नहीं, अधिकांश मोस्टली आर पार हो गए पूरे। ज्यादा से ज्यादा आर पार हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा आर पार होने का मतलब है कि परमाणु अंदर खोखला भी है।
खोखला भाग ज्यादा है। अब इन अवलोकन से परिणाम क्या निकला, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इससे परिणाम क्या है, इन तीनों अवलोकन से क्या परिणाम निकले। तब उन्होंने बताया कि भाई अल्फा पे कौन सा आवेश था, और अगर केंद्र में पहुंचे भी नहीं और वो हट रहे हैं प्रतिकर्षित, तो समान आवेशों में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब उसके केंद्र में कहीं ना कहीं धनावेश है। इससे यह पता चला अल्फा कण जो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब केंद्र पर क्या है, केंद्र पर कौन सा आवेश है भाई, आगे चल के यही धनावेश कहलाया है प्रोटॉन, यही धनावेश कहलाया है। हम आपको सेपरेट भी बताएंगे अपने लेक्चर में बाद में कि प्रोटॉन की खोज एक्चुअल कैसे हुई थी, ठीक, कैसे बल मिला था इसकी खोज को। अभी लेकिन हम पढ़ रहे हैं चूंकि रदरफोर्ड, तो हम यहां उतनी ही बातें करेंगे जो कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर में है। अब बात आती है कुछ किनारे की ओर मुड़ गए। भाई इनमें धनावेश था और किनारे की ओर मुड़े हैं, इसका मतलब उधर खिंचे हैं ना वो, तो खिंचे कब होंगे, जब निश्चित रूप से किनारों में कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। वो खुद धन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किनारे में ऋण है, तभी तो ये खिंचे। इसका मतलब पता चला कि किनारे में ये जो कल्पना थी कि अल्फा कण अगर किनारों की ओर खिंच गए हैं, मतलब किनारे पर क्या है, किनारे पर कौन सा आवेश है भाई, ऋण आवेश है। यही आगे चल के कहलाया है इलेक्ट्रॉन। और अधिकांश अल्फा कण सेंटर से आर पार निकल गए, ना आकर्षित हुए ना प्रतिकर्षित हुए। मतलब ऐसा भी भाग है जिसमें ना तो कोई धनावेश था और ना ही कोई ऋणावेश। इसका मतलब जहां धन भी नहीं है और ऋणावेश भी नहीं है, वो क्षेत्र होगा उदासीन। तो ये जो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब आवेश कितना है भाई, यहां पर 0, इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना, ये किनारे वाला इलेक्ट्रॉन कहलाया, इसके केंद्र वाले भाग में दो भाग बने, प्रोटॉन और प्रोटॉन पर 0 आवेश था, इस पर कौन सा आवेश था, कुल मिला के इन दोनों को मिला दे तब बना है नाभिक, कहते हैं न्यूक्लियस। और चूंकि इस पे धनावेश, इस पे 0 है, लेकिन फाइनली इस पर कौन सा आवेश हो गया, उस धनावेश के लिए जिम्मेदार कौन हुआ, न्यूट्रॉन का कोई रोल है क्या। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस और इनको कॉम्बिनेशन के रूप में हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन या किसको कहेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। नाभिक कहां पर होता है, परमाणु के बीचों बीच में होता है। नाभिक किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। नाभिक पे आवेश कौन होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ठीक। लेकिन यहां एक बातों में एक बात बता दूं, जिस न्यूट्रॉन को आप न्यूट्रॉन कह रहे हैं, न्यूट्रॉन में उदासीन कण है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है ये न्यूट्रॉन, नाम भले उसका उदासीन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूरी दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो चाहे तो नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के द्वारा, आप जानते होंगे एटम बम है ना, हाइड्रोजन बम जानते हो, एटम बम, परमाणु बम इसको बोलते हैं, ये सब जो है वो इसी पे डिपेंड है। ये आप पढ़ेंगे आने वाले भविष्य में रेडियो एक्टिवता वाले पार्ट में, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो 12th के पार्ट में। तो बिल्कुल कहने का मतलब देखो, दायरा फिक्स नहीं करना है नॉलेज का अपने को। रदरफोर्ड पढ़ रहा, जहां जो पॉइंट दिखा तो उसको भी देना है। ये अलग बात है कि एग्जाम में हम उतना लिखेंगे जितना कि रदरफोर्ड में पूछना, ये 11th की बात हो गई। लेकिन जब कंपटीशन में जाते हैं तो उसका कोई दायरा नहीं है, आपको तो हर एक पहलू मालूम होना चाहिए। अब देखें, तो अब बताएं कि डाल्टन ने कहा था परमाणु क्या है, अविभाज्य है। इस बात को गलत सिद्ध किया किसने, उसके लिए उसने किस धातु का उपयोग किया, कितनी मोटाई थी, 0.01 mm, उतना मिलीमीटर, ठीक है। अब बात आती किन कणों की बौछार किया,
अल्फा। उनमें कौन सा आवेश है? जब अल्फा कणों की बौछार किया तो कितने अवलोकन हुए? क्या क्या हुआ? अल्फा कण कुछ वापस हुए, कुछ किनारे की ओर मुड़ गए और कुछ मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आर पार हो गए। पता चला कि किनारे पे कौन सा आवेश है, उसको नाम क्या दिया गया? सेंटर में क्या है? धनावेश, उसको नाम। सेंटर में मुक्त भाग कौन सा है? उदासीन, उसका नाम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके क्या बना? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे आवेश, जिम्मेदारी किसकी? नाभिक की। विखंडन में कौन भाग लेगा? न्यूट्रॉन। तो बात समझना है, हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं लेकिन हर एक पहलू को तोड़ तोड़ के पढ़ लो ताकि कंपटीशन एग्जाम में कैसा भी विकल्प आ जाए, कुछ भी उससे आ जाए, वो बनना चाहिए। तो ये अवलोकन हुए और ये निष्कर्ष निकले। इसका भी एक वीडियो पहले का भी बना हुआ, मैं आपको ये भी दूंगा और वो भी, दोनों। अब समझना है बात को कि एक कमी दूर हुई थी इसकी, डाल्टन की। अब दूर किया किसने? रदरफोर्ड ने। अब मार्केट में रदरफोर्ड ही चलने लगा। अब बात आती है आज की डेट में, फिर आपसे कोई पूछ ले कि बता, बोले अब परमाणु की परिभाषा क्या है? क्योंकि जब तक डाल्टन मार्केट में चल रहा था तो आप डाल्टन की जो परिभाषा थी वो दे रहे थे कि तत्व का वह सूक्ष्म गोलाकार कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता वो। लेकिन अब विभाजित नहीं किया जा सकता वाली लाइन तो खत्म हो गई ना। अब क्या परिभाषा दे सकते हैं हम उसको? अब किसका जमाना आ गया? रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड को देखा एक और वैज्ञानिक ने, रदरफोर्ड का नया कंसेप्ट था, उसने बोले यार एक कमी निकाला है रदरफोर्ड ने, तो मैं क्यों चुप बैठूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। भले नाम डी से चालू होता है बोले, पर बोले डिफाल्टर थोड़ी हूं, बोले मैं डाल्टन। देखो बोले उसने एक नया नाम दिया डी। रुक बोले देखो बताता हूं डाल्टन। एक महादय पहुंच गए एवोगैड्रो, एक और वैज्ञानिक पहुंचे एवोगैड्रो। बोले एबीसीडी चलती तो बोले डी के पहले मैं रहता हूं, बोले ए तो मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी तो कुछ करके बताऊं मार्केट में। तो बोले देखो बोले आपने एक गलती और कर दी हो। बोले वो कौन सी गलती? आपने एक पॉइंट ये कहे हो डाल्टन जी कि परमाणु और परमाणु जब मिलता है तो यौगिक परमाणु बनाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो गलती क्या है फिर? बोले आपने नाम गलत रख दिए हो उसका। आपकी बात, ये बात सही है कि परमाणु और परमाणु मिलेगा तो नई चीज तो बन जाएगी, लेकिन आपने जो नाम यौगिक परमाणु लिए हो, क्या नाम लिए हो? यौगिक। तो बोले यार यौगिक शब्द नहीं लगाना चाहिए था। तो बोले फिर क्या होना चाहिए था? तो एवोगैड्रो ने बोला मेरा भी रोल आएगा, इसका नाम होना चाहिए था अणु। जो आप कह रहे थे जब भी मौलिक अणु, उसका नाम क्या होगा? इस कमी को दूर किसने किया? एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो ने इतना ही कहा कि परमाणु परमाणु मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। ये बात डाल्टन की बिल्कुल सत्य है, लेकिन नाम गलत है। तो बोले नाम क्या होना चाहिए? बोले अणु। तब से केमिस्ट्री की दुनिया में जो अणु नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन है? वो एवोगैड्रो है। ठीक। अब बात आती है फिर कंफ्यूजन का दौर। कंफ्यूजन का दौर ये कि अब परमाणु को आखिरकार हम परिभाषित कैसे करें? डाल्टन ने अपने तरीके से कर दिया, रदरफोर्ड ने उसकी कुछ कमी निकाल दिया, कुछ कमी निकाल दिया किसने? एवोगैड्रो। और एक बात, ये परमाणु को उदासीन कहा गया आगे चल के। उदासीन है परमाणु, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि उसके धनावेश भी है, ऋणावेश भी, फिर काय का उदासीन? तो ये देखा गया कि इसमें देखो ये तो न्यूट्रॉन था ही, इलेक्ट्रॉन जितने बाहर हैं प्रोटॉन उतने ही, तो जितना नाभिक पे धनावेश है उसके चारों ओर उतना ही ऋणावेश है। ये तो ऐसा हुआ किसी को 100 रुपया दान करो, गुस्सा आया, दे वापस 100 रुपए, सामने वाले के पास जियो, जितना दिया उतना। तो बात समझना, नाभिक पे जितने धनावेश, बाहर उतने क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन है मतलब ऋणावेश है। तो नाभिक पर धनावेश की मात्रा और बाहर ऋणावेश की मात्रा, ये दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। जब इनको जोड़ा जाता है तो क्या होगा? 0। ठीक, यदि मान लें यहां पे +5 है और यहां -5 तो कितना होगा? 0 होगा। इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का एग्जाम में लिखने के लिए, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? सटीक आंसर, परमाणु के नाभिक में जितना धनावेश होता है उसके चारों ओर उतना ही ऋणावेश होता है, इसलिए परमाणु उदासीन। ठीक, तो अब बोले सर अब नई परिभाषा क्या? आखिर तो फिर कंफ्यूज कर रहे हो आप। डाल्टन बता दिए, रदरफोर्ड बता दिए, ये आ गया। अब बोले फिर क्या करना है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, बात को समझो। यहां पर अब नई परिभाषा यह बन गई, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग, शब्दों को सुन लें अच्छे से, किसका? तत्व का। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। शब्दों पर ध्यान दें, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ठीक, स्वतंत्र नहीं रहता। स्वतंत्र, वो किसी ना किसी क्रिया में भाग लेता है, वो कहलाता है परमाणु। यानी परमाणु की आधुनिक परिभाषा में कौन से शब्द को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया? रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाली। इस लाइन को दिमाग में रख लो आप, कॉम्पिटिशन में तो पूछा जाता है कि परमाणु को की आधुनिक परिभाषा में किसे महत्व दिया गया? नाभिक के आवेश को, उदासीनता को, रासायनिक क्रियाशीलता को। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि फिर एग्जाम में एक साथ आप सोचेंगे किसी कुंजी गाइड से पढ़ के जाएंगे और बना लेंगे, नहीं बनेगा। आप देखो पारदर्शिता के साथ पढ़ें, एक स्टोरी की तरह पढ़ें। तो ध्यान रखना परिभाषा, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ठीक, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र कभी नहीं रहता। ठीक, अब और पॉइंट जोड़ दिए जाए इनके सबके मिलाकर के। परमाणु उदासीन है क्योंकि जितना नाभिक में धनावेश है उसके चारों ओर उतना ही ऋणावेश है। परमाणु भाज्य है, पहले अविभाज्य था, परमाणु क्या है? भाज्य है, यानी इसके 3 मौलिक कण, अब शब्दों को थोड़ा बदलते जाएं अपन साहित्यिक, 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स। और परमाणु अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं। परमाणु क्या है? अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं। ये ऐसे अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, अगर उसको सही यूज कर लिया जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा एनर्जी निकालते हैं और नाभिक की विखंडन जैसी क्रिया में ये भाग लेते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं? तो वर्तमान परिभाषा क्लियर बिल्कुल, और यहां के सारे पॉइंट को समेट करके अपने को लिख देना है पूरी चीज। तो इस पूरे जो लेक्चर हुआ, जो आधा घंटे का हुआ है, इस आधे घंटे की समरी की अगर बात करें, समरी मुश्किल से 60 सेकंड के अंदर खत्म करना है। कैसे? अब सुनिए। सर्वप्रथम जब परमाणु की बात हुई थी, इसे बताया था महर्षि कणाद ने, लेकिन बहुत अधिक तथ्यों के न होने की वजह से इसका नाम आया था डाल्टन का। और डाल्टन ने अपना कंसेप्ट दिया था कि एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के इतने छोटे टुकड़े किए जाएं कि उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके, तो सबसे छोटा जो पार्ट है वो परमाणु कहलाता है। ये सूक्ष्म और गोलाकार होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु परमाणु मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। और इसमें कुछ कमियां थी, 2 मुख्य कमियां थी। सबसे पहली कमी थी कि परमाणु अविभाज्य है। इस कमी को दूर किया रदरफोर्ड ने, जिसने सोने की प्लेट पर अल्फा कणों की बौछार की। उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में इसके चारों, परमाणु के चारों ओर ऋणावेश है जिसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, केंद्र में धनावेश है जिसे प्रोटॉन का नाम दिया गया, केंद्र में ही अधिकांश भाग खोखला है जहां कोई न तो धनावेश है न तो ऋणावेश है जिसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं, नाभिक पे धनावेश होता है, उसके धनावेश की जिम्मेदारी प्रोटॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर 2 तरह से चक्कर लगाता है, कक्षीय गति और चक्रीय गति।
एक और कमी थी, परमाणु परमाणु मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, इस कमी को दूर किया था एवोगाड्रो ने, तब से उसका नया नाम दिया गया अणु। और वर्तमान परिवेश में यदि हम परमाणु की परिभाषा कहें तब हम कह सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या उदासीन होता है। इसके नाभिक पर धनावेश होता है, चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उदासीन कण होता है, ठीक है। और ये भाज्य है, इसके 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं। ये एक मिनट में सारांश हुआ जो हमने इतनी देर से पढ़ा। और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट करने का सारांश यही है कि आप जितनी देर से जो बातों को आप पढ़ रहे हैं इसका एक शॉर्ट नोट्स माइंड में बनाएं और शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में बनाएं। जो 2-3 पेजों का एक सारांश होता है, एक छोटे से कोने के छोटे से डब्बे में खत्म हो जाए। आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो पूरा अध्याय जो कि 43 पेजों का है, ये 43 पेज का जो सारांश होता है, जो A4 साइज का एक पेपर होता है जिसमें फोटोकॉपी करते हैं, उसमें अगर आप लिखेंगे ना तो एक पेज में पूरा अध्याय का सारांश आ जाएगा। और आपको यह क्षमता पैदा करना है कि किसी भी टॉपिक में ये जो आप देख रहे हैं हेडिंग से लेके पूरी स्टोरी पता हुआ, अलग अलग नहीं पढ़ना है कि डाल्टन अलग पढ़ रहे हो, वो अलग पढ़ रहे हो, हर एक चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे, स्टोरी बिल्कुल क्लियर होगी। आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि केमिस्ट्री की दुनिया में कौन पहले आया। पता चला है कि हमने दुनिया भर की चीजें पढ़ ली। उसने पूछा कि रसायन शास्त्र की दुनिया में सैद्धांतिक रूप से क्रम सही होगा। अब उसमें दिया है डाल्टन भी रदरफोर्ड, पहले डाल्टन फिर रदरफोर्ड, पहले रदरफोर्ड फिर डाल्टन, ठीक, ऐसा कुछ क्रम दिया है। अगर आपने पूरी स्टोरी के तहत ढंग से नहीं पढ़े तो आपको पता ही नहीं, लेकिन ऐसी स्टोरी पढ़ने से बिल्कुल क्लियर होता है कि यार डाल्टन पहले आया था, उसने अपना कंसेप्ट दिया, उसकी कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड आया, और कौन आया, एवोगाड्रो, ठीक। तो ये कंसेप्ट जो है वो अब अंडरस्टूड मैटर है ना। एक रेडियोक्तिता की कोई बात कर ले, रेडियो धर्मिता की कोई बात कर ले, तो स्वाभाविक बात है यार कि पहले परमाणु तो बने, पहले न्यूटन बने तो सही, नाभिक बना तो सही, और तब तो नाभिक की घटना रेडियो धर्मिता बनी होगी। तो एक बात मैडम क्यूरी का अगर मामला आ गया, मैडम क्यूरी रेडियो धर्मिता के बारे में बताएंगे, तो यही तो सोच पैदा करना है यार, नाभिक बनेगा तब तो उसकी कोई घटना बनेगी ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जैसे हमारे आज एंड्रॉइड मोबाइल है, सिंपल मोबाइल बना तो एंड्रॉइड बना तो ना जाने और क्या बनेगा, यानी पहले कोई चीज थी ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री को लेना है, और इसके आपको प्रिंट नोट्स हैं, वो प्रिंट नोट्स भी आपको एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएंगे।